हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्यूरोक्रेट एकेडमी में। आज हम लोग पॉलिटी के घटना चक्र का लेक्चर नंबर 1 का देखेंगे। इसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं जो सभी एग्जाम के लिए हैं। मैं ये पॉलिटी राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यही है पॉलिटी। भाई ये जान है भाई। मतलब हर एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में तो लगभग 15-20 क्वेश्चन आती है। इस साल जैसे नहीं आई थी, मतलब आई थी, थोड़ा एथिकल फॉर्म में पूछ लिया था। वैसे किसी भी एग्जाम में बहुत सबसे सरल, सबसे आसान सब्जेक्ट पॉलिटी। मतलब लड़के पास होते हैं तो आधे पॉलिटी की वजह से। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यानी कि इसमें हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की 1773 से 1853 तक। फिर जब 1857 क्रांति हो जाती है तो 1858 से 1847 तक ब्रिटिश राज के अधीन शासन हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट्स जो है इसको आप लोग को पढ़ना है। हम डायरेक्ट प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग का मकसद ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना है। किसी भी पेपर से पहले आपको घटना चक्र को कम से कम 5 बार कम से कम पूरा रिवीजन कर लेना है। किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कब आया था? 1773 का जो एक्ट आया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें जैसे 4-5 बातें थी। एक तो बंगाल के मतलब बंगाल के उसको गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया था। ऐसे इसके लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसमें 5 मेंबर थे। तो ऐसी कुछ चीजें इसमें थी। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था, फिर इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। इसकी सबसे पहले जो महिला मुख्य, मतलब इसकी मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं थी, सर एलिजा एम्पे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ था कलकत्ता में। उनकी सबसे पहली मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थी, और इसकी स्थापना 1774 में थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। वही सर्वोच्च न्यायालय जो भी 1773 के एक्ट से स्थापित हुआ है। पहला क्या कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। अभी हम लोगों ने देखा सही हो जाएगा। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हम लोगों ने देखा ये गलत है। कौन? सर एलिजा एम्पे है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसे केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ये होगा अपना उत्तर 1। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, तो सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना। ये देखो, एक होता है कोर्ट, मतलब डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक होता है जो नियंत्रण नियंत्रण वाले हो गए थे, और एक जो निर्देशक निर्देशक वाले हो गए थे। ये नियंत्रण वाले थे। इनकी स्थापना 1774 के, वो 1784 के पीठ इंडिया एक्ट में हुई थी। ये पहला हो जाएगा इसका। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा, चार्टर एक्ट 1773 में, ये हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इसको 1813 के चार्टर एक्ट से आया था, ये हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, एक बचा तो 1833 में हो गया। तो इसमें से क्या होगा? पहले का 2, मतलब फर्स्ट का 2, मतलब ये वाला तो नहीं होगा आंसर, ये वाला तो नहीं होगा। इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या कह रहा है? दूसरे का ए नंबर, बी का 1 नंबर, मतलब हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या? ये बी नंबर। नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिट्स की भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये हो गया ना। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, जो किससे पड़ी है? तो 1817 का चार्टर एक्ट, ये जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये प्राच्य और आंग्ल विद। इसमें तीनों का ही देखो, 1813 के एक्ट में पहली बार बोला गया था कि इंडिया में एजुकेशन के लिए, पश्चिम एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कि पहला हो गया था 1813 का चार्टर एक्ट। कि जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, इसमें मीडियम को लेकर विवाद हो गया था। तो प्राच्य और आंग्ल विद जो है कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनके बीच बहस शुरू थी। तो फिर जो अपना 1833 का जो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उसने फिर इसको अपना लिया था। मतलब ये आंग्ल विद के विचारों को करके ड्रॉप आउट करके प्राच्य विदों को अपना लिया था। मतलब हायर एजुकेशन की भाषा जो होगी वो अंग्रेजी रख दिया। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल मतलब पुरानी, मतलब परंपरावादी। तो अपने यहाँ ओरिएंटल को समाप्त करके उसमें प्राच्यवादी, मतलब पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 की चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा 1813 की चार्टर एक्ट में कहा था। करने का प्रावधान आया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य थे। मतलब जो ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी, इस कमेटी में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य, मतलब परंपरावादी शिक्षा के समर्थक और पश्चिमी शिक्षा के समर्थक दोनों शामिल थे।
शिक्षा माध्यम के समर्थक शामिल थे, ठीक है। आंग्ल मतलब इंग्लिस्टिक, इसका मतलब परंपरावादी शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रिवेलियन थे। जो परंपरावादी शिक्षा के समर्थक थे वो ट्रिवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप जो प्रिंसेप थे वो प्राचीन ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828-1835 इनका कार्यकाल होता है कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उच्च माध्यम माना। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, तो इसमें पूरी तरह से समाप्त कर देता है चाय और चीनी भी। ये केवल अब प्रशासनिक कंपनी बन के रह जाती है। फिर प्रश्न 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब 1833 के अधिनियम से कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया और ये केवल और केवल राजनीतिक कंपनी बन गई थी। प्रश्न नंबर 6 है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये 1813 का चार्टर एक्ट में। ठीक है। फिर चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल सही था। दूसरा कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। अगर ये सुदृढ़ करने की बात करें तो हर एक्ट में हो जाएगा, ये हो ही जाएगा। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आता है। ये नहीं, ये 1858 के चार्टर एक्ट में आता है। 1800 जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद आता है, ये नहीं है। तो केवल 1 और 2। तो इसमें आंसर क्या आता है कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को समझौता भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का एकाधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 8 कहता है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो आप देखिए 1833 से पहला विधि मंत्री बने थे, जो भारतीय बने थे। 1813 का चार्टर एक्ट 1833 में विधि मंत्री जब बने थे। चार्टर एक्ट 1813 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय सदस्य अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यह वह पहली कानूनी प्रावधान था जिसने भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों में प्रवेश का मार्ग खोला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित के रूप में प्रवेश मिला था। मतलब विधायी यानी कानून बनाने के लिए सबसे पहले 1861 भारतीयों को प्रवेश किया गया था, जबकि ये विधि मंत्री इसमें पहली बार 1833 में नियुक्त किया गया था। तो ये हमारा चैप्टर संवैधानिक विकास वाला समाप्त हुआ। अब दूसरा चैप्टर है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। मतलब जैसे अभी 1774 से 1853 तक, 1858 तक जो कंपनी का शासन था। अब हम लोग आगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इसमें इस नोट्स आप लोग को पढ़ना है कि ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ये आपको पढ़ना है। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न को पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चुनें। पहला, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो बी, मतलब दूसरा और तीसरा। मतलब ये सही था। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। दूसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। और इसमें जो कहता है कि इस अधिनियम में फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में कुल परिषद के सदस्य सात नहीं थे, 5 ही बने रहे थे। ये गलत है। तो इसमें बी नंबर है, दूसरा और तीसरा सही है। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की पोर्टफोलियो प्रणाली का कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो मंत्री प्रणाली की सिस्टम है ना, पोर्टफोलियो प्रणाली को कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिससे राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा।
इस अधिनियम के लोक निर्माण का इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाना था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे, कम से कम आधे जो होते गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच भेदभाव सबसे पहले 1919 एक्ट में, फिर 1935 के एक्ट में किया गया था। ये और उसके पहले कभी बोलेगा तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक है, मतलब सही हो, भेदभाव नहीं किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। देखो, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, सही था। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार था। पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम में नहीं आया था। केवल जनरल प्रश्न को संकल्प के माध्यम से पूछ लेते थे, पूरा प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। और 1-2 में अभी देखते हैं क्या लिखा है। इन्हें क्या था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार का था सही नहीं, मतलब लागू किया गया था 3 फरवरी 1893 में, और संसद द्वारा पारित 20 जून 1892 को हुआ था। इसमें कहता है 20 जून 1892 को लागू हुआ, तो ये गलत है। 20 जून 1892 को पारित हुआ था संसद से, लागू नहीं हुआ था, तो पहला गलत है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि तीसरा तो गलत है, आपको भी पता है। फिर दूसरा कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10, जैसे हम देखें 1861 में क्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 थी, अब यह न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 हो गई, मतलब 12, 4, 16, 10, 6, 16। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्व संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य व नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। इस प्रकार का संदेश सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, परंतु पूरक प्रश्न नहीं था, पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। इस प्रकार का 3 भी सही नहीं है, मतलब इसने तीनों को गलत ठहरा दिया, ठीक है। फिर प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी। बजट पर बहस करने की शक्ति पहली बार 1861 के अधिनियम में प्राप्त की गई थी, फिर 1892, 1861 में 1800 आया था, 1800 मतलब 62-63 में, लेकिन इसको लागू मतलब इनको अधिकार दिया गया था 1892 के एक्ट में। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की तथा इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। केवल बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चौथा प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। ये तो 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके तहत अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रावधान किया गया था। 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ये नहीं था, द्वैध शासन से नहीं था, विधान परिषद। ये पृथक मताधिकार जो है ना, ये मुस्लिमों के लिए, तो मतलब ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। छठवां क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता रही। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही था। इसमें एक आरक्षित विषय और एक अनारक्षित विषय घोषणा की गई थी, ये सही था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये 1909 के एक्ट से आया था, 1919 वाले में नहीं था, ये गलत है, दूसरा गलत। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को विधायी शक्ति दी गई थी, तो 1 और 3 सही है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन डायरेक्टिव सिस्टम की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो थे प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। मतलब जो आरक्षित विषय थे, ऐसे सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल निर्णय लेती थी, और जो हस्तांतरित विषय में थे उसमें गवर्नर जनरल और ऐसे मंत्री इसमें शामिल होते थे जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, ठीक है। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। सातवां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संबंध में
द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? यही आरक्षित और अनारक्षित वाला। तो केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन ये नहीं था, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का ये नहीं था भाई, दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, ये भी गलत भाई। प्रांतों में प्रतियोजित विषय को दो भागों में विभाजन, ये सही था। तो डी नंबर ये हमारा सही है। फिर 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिक्ष मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? देखो, आरक्षित विषय वो होंगे जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे मान लो न्याय प्रशासन, तो न्यायपालिका हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, तो ये रहेगा आरक्षित विषय में। स्थानीय स्वशासन भाई, स्थानीय जैसे मान लो अभी सरपंच प्रधान का कार्य होता है, जैसे क्या लेना देना की मतलब क्या ही इंपॉर्टेंट उनके लिए, तो ये उन्होंने नहीं रखेंगे। भू राजस्व पैसे के माध्यम तो यही है, तो रखेंगे अपने पास। पुलिस पुलिस के द्वारा कि लोग कंट्रोल किया जाएगा, तो ये तीनों अपने क्षेत्र में रखेंगे आरक्षित विषय में। स्थानीय शासन जो हो जाएगा वो हस्तांतरित में हो जाएगा, तो 1, 3 और 4 आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर मतलब 1, 3 और 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। ये ना डायरकी सिस्टम थे। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों में, एक आरक्षित दूसरा आंतरिक या हस्तांतरित विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। ठीक है। फिर 9वां है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो वही 1919 का एक्ट जो था द्वैध शासन को स्थापित किया था। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा, बी नंबर। फिर 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। द्विसदनी कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका जो कानून बनाने की जो थी, तो पहली बार जो थी वो द्विसदनी बनाई गई थी। कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन और एक हो गया ऊपरी सदन, जिसको राज्य परिषद कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए थी, कहलाता रहा था। इस अधिनियम के धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित थे और 40 जो थे मनोनीत थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी, 102 प्लस 41, 102 निर्वाचित और 41 जो थे मनोनीत, फिर 145 की गई, मतलब 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। इन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। बरार बीदर बरार महाराष्ट्र में है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ये 1919 का एक्ट अभी हमने जस्ट पढ़ा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्कृति, ये जब बोलेगा ना सभी वर्ड आ जाएगा, तो ये मतलब रेड फ्लैग है भाई, मतलब सभी वर्ड आ गया इसका मतलब गलत। भाई सभी तो 1835 के एक्ट में भी नहीं था, ये कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, ये सही था। 1935 में महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए किया गया था। तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार का कथन सही नहीं है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए भी विधानमंडल के स्थान आरक्षित किए गए थे। कथन 2 सही है। 13वां प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी थी। तो ये सही था। फिर इसी एक्ट के द्वारा 1926 में यूपीएससी का गठन होता है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये सही था। 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था यूरोप वासियों से अधिक था। ये कथन दोनों सही है, कर दो, दोनों सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की, लंदन में था। लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था और 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही हो रही होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई
और इस समय 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। फिर ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ये था 1919 का अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहते हैं, की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया। फिर आता है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। मतलब केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो एक और ये नंबर 1926 का निर्वाचन 1919 के तहत हुआ था, और 1945 का, मतलब 1945 का जो चुनाव हुआ था और 1926 का जो चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। जबकि 1937 का जो चुनाव हुआ था 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। समझ गए? देखो, प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। फिर 16 नंबर है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ? 1946, 1945 में हुआ था। ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा हुई थी ना, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1935 के एक्ट के द्वारा हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुइयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर होगा। ठीक है। 18, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में हम लोगों ने देखा ना, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में स्थापित हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत है? देखो, राज्य में द्वैध शासन बोलेगा तो 1919 का एक्ट, अगर केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो 1935 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, मतलब भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का बंद 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, बताया तुमने, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन के प्रावधान के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। हालांकि केंद्रीय द्वैध शासन और प्रस्तावित भारत संघ के प्रावधान व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों के न जुड़ने के कारण संघीय व्यवस्था वस्तुतः अस्तित्व में आई ही नहीं थी। फिर 20वां है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के एक्ट हमने बताया कि ये हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? 1935 के एक्ट से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहा? 1935 के एक्ट में मेंशन थी। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तभी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। फिर 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। फिर 23 नंबर क्या है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसने उल्लिखित योजना पर आधारित था? 1935 का एक्ट में इसमें था। क्या था कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ, इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात किया गया। इसमें नए अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों में भारत में प्रांतों चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु ये संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को प्रदान की गई थी। फिर 24 नंबर है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था।
निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रावधान विशेषताओं में से नहीं, तो क्या है? यह अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं का ये गलत था, अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दिए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत है, बिल्कुल प्रांतियों को स्वायत्ता दी गई थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था, सही था। तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी? प्रांतीय स्वायत्ता किसने शुरू की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी नंबर। फिर आता है 26 नंबर प्रश्न है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के एक्ट की। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा, मतलब 19 नंबर हो गया। फिर आता है कि फिर 27 नंबर है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ 1935 के एक्ट में था। फिर 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? संघीय शासन की व्यवस्था 1935 के एक्ट में आया था ना, तो 1935 का एक्ट है, और हो जाएगा सी नंबर। फिर 29 नंबर प्रश्न कहता है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। फिर है 30 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय महासंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था, ये बिल्कुल सही है। रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा था, सही था। तो 3 सेक्टर जो थे ना, वो केंद्र में रखे जा रहे थे, रक्षा, विदेशी और कम्युनिकेशन। तो इसमें दो कहता है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। परिसंघीय, इसमें 3 थे, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब पहला क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक अखिल भारतीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत दोनों तथा देशी रियासतों की इकाइयों के रूप में सम्मिलित किया जाना था। हालांकि रियासतों के न जुड़ने के कारण यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी कभी भी। ठीक है, कथन एक सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 11(a) के तहत चर्च संबंधी रक्षा, चर्च संबंधी मामलों, विदेश संबंधी मामलों, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित गवर्नर जनरल की कार्यकारी पूरी तरह से उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत थे। अतः इन विषयों को परिसंघीय विधानमंडल परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखा गया था। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं। कौन कौन सा? एक रक्षा, दूसरा चर्च संबंधी मामले, दूसरा विदेश संबंधी मामले, और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित गवर्नर जनरल के मामले। ठीक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है और विकल्प में सही उत्तर है। हालांकि संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में कथन 2 सही हो सकता है, वही तो बोल रहा था भाई, संघ राज्य संबंधों के मामले में सही था, क्योंकि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों के विषय 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघीय विधायी सूची फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हिस्सा था, और गवर्नर जनरल भी परिसंघीय विधानमंडल का भाग था, जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं। इस परिस्थिति में विकल्प सी सही उत्तर होगी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। ये भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था। ठीक है, फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए में अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया, जो कि सही नहीं है। ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था। 32 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये सही था। प्रांतीय स्वायत्ता भी सही था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये मूल्यांकन नहीं था। भारत के संघ का प्रस्ताव सही था, मतलब सी नंबर ही नहीं था। ये 1919 के एक्ट का था मूल्यांकन। जब 1927 में साइमन कमीशन आता है, फिर लोग विरोध करते हैं क्योंकि इसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं होता ना, गो साइमन गो वाला। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्ता शामिल थे, परंतु इस अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। हालांकि इस अधिनियम में संघीय भाग के लागू न होने से इसके संघात्मक सरकार एवं केंद्र में द्वैध शासन जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ सके। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं था भाई, ये तो बाद में मतलब जब हुआ है ना कैबिनेट मिशन, उसके द्वारा ये आया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये सही था। एक संघ की योजना का विचार, सही था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों के समाव मतलब नॉमिनेशन, ये सही था।
भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए भारतीयों की सभा द्वारा लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन 1942 में। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। ठीक है। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता इसके द्वारा लोग लड़े हैं भाई। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित नहीं है। 1947 के जो माउंट बेटन योजना और उसमें भारत विभाजन शामिल था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं, समाप्त हुई थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। जैसे पहला है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां है प्रांतीय विधानमंडल, छठवां है प्रांतों में मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनी, सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। हालांकि इस अधिनियम के संघीय भाग के लागू न होने से इनमें संघात्मक सरकार एवं केंद्र में द्वैध शासन जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आए थे। 35 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को द्विसदनी में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद। ये 1935 का, अभी जैसे हमने पढ़ा था ना, इसमें किसमें किसमें था? बिहार में था, संयुक्त प्रांत में था, बंगाल में था, बंबई में था, मद्रास में था और असम में था। ये 1935 के एक्ट में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा को पृथक कर 2 प्रांत बनाए गए। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 प्रांतों मुंबई में, मद्रास में, बंगाल में, बिहार में, असम में और संयुक्त प्रांत में द्विसदनी विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनी विधानमंडल को द्विसदनी यानी बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत प्रांतीय विधायी परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया। एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। 36 निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत 1935 के एक्ट में था ना। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग होकर एक पृथक प्रांत उपनिवेश बन गया था। दूसरा, अब हम लोग ये पहुंच गए हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक कितने लोगों ने 35 के करीब कितने 36 प्रश्न यहाँ किए, लगभग 18-20 क्वेश्चन कर किए, लगभग 50 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। एक लेक्चर में 50 प्रश्न करना हमारा टारगेट है। ऐसे हम लोगों को लगभग 10 से 20 हजार प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी। जब इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे तो किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। और इस ध्यान रखना, नोट्स आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी प्रश्न हम करा देंगे। आपको बस एक बार लेक्चर देख लेना है तो सब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मतलब जैसे कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मेहनत करते हो तो, है ना। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके, बाय बाय।